प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल एडुबीम क्लासेस में। बच्चों ये जो क्लास होने वाली है वो 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के ऊपर होने वाली है। मेरी कई सारी वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि मैं बच्चों के हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखूँ और उनके हिंदी मीडियम में भी क्लासेस लूँ। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए बच्चों। और चलिए हम 10th क्लास का पहला चैप्टर जो 10th क्लास का जो मतलब मेरे वीडियो में जो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति को परिभाषित करते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है इस चैप्टर के अंदर, आइए और फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति, तो बच्चों त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? बच्चों त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक देश के कई शब्दों से उत्पन्न किया गया है, यानी वहाँ उन देश के शब्दों से लिया गया है। और कौन कौन से शब्दों से लिया गया है और फिर इसका कैसे निर्माण करा गया है बताते हैं। त्रिकोणमिति शब्द अंग्रेजी का ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है, शब्द ग्रीक देश का नाम है बच्चों। ग्रीक देश के शब्दों पहला जिसमें पहला शब्द है ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है अर्थ, जिसका अर्थ है तीन। इसके बाद में जो गौन शब्द है उसका अर्थ होता है भुजा या अंग्रेजी में साइड। और मैट्रोन शब्द का मतलब जो होता है इसका अर्थ होता है मापन। तो बच्चों ट्राई माने थ्री, गौन माने साइड या भुजा, तो इससे बन जाता है आपका त्रिभुज। ट्राई और गौन को मिला के आपका शब्द बनता है बेटा त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर हम त्रिभुज का मापन करते हैं। तो त्रिभुज का हम क्या क्या मापन करेंगे? मापन मतलब उसका मेजरमेंट। तो त्रिभुज में हमारे पास में मेजरमेंट के लिए होती है उसकी साइड होती है, एंगल होती है, इसके अलावा भी होती है, लेकिन हम इस चैप्टर पे एंगल और साइड के ऊपर ही फोकस करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है बेटा? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है। शाखा मतलब गणित का ही भाग है, या हम इसको विज्ञान भी कह सकते हैं। गणित का वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के मापन का अध्ययन करते हैं। अब हम त्रिभुज का क्या क्या मापन करेंगे? हम त्रिभुज का मापन करेंगे कोण, जिसे हम एंगल भी कहते हैं। ठीक है, कोण व भुजा, जिसको हम साइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम त्रिभुज का ये मापन करेंगे, यानी त्रिभुज की भुजा और कोण का मापन करेंगे। तो कोण सबसे पहले हम कोण के बारे में जान लेते हैं कि कोण यानी जिसे हम एंगल कहते हैं, कोण क्या होता है। बच्चों तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा किरण किसे कहते हैं। किरण होती है रेखा का एक ऐसा भाग होती है जिसका एक अंत्य बिंदु होता है। एरो दिखाती है कि इधर से इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई किरण क्या होती है, मैं पहले आपको कोण की परिभाषा दे देता हूँ कि कोण होता है क्या है। कोण को हिंदी में कोण ही कहते हैं और अंग्रेजी में उसको एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कोण क्या होता है? जब कोई एक किरण एक बिंदु से अपनी स्थिति चेंज करके दूसरे बिंदु पे आती है, तो जो उसने पथ ट्रेवल करा है, यानी जो उसने पथ गमन करा है, इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण को हम अज्ञात कोण को हम थीटा से दिखाते हैं। जिस प्रकार हम गणित में अज्ञात राशियों को, चाहे वो आयु हो या फिर किसी चीज़ का नंबर हो कोई, तो हम उसको एक्स वाई जेड से दिखाते हैं। इसी प्रकार जो अज्ञात कोण होता है हम उसे थीटा से दिखाते हैं। तो ये अज्ञात कोण क्या है? ये थीटा है। ठीक है, तो कोण की परिभाषा क्या होती है? जब एक किरण, ठीक है, अपनी एक स्थिति मतलब अपनी एक जगह से स्थिति से दूसरी, ठीक है ना, स्थिति पर जाती है,
तो वह कोण बनाती है, कोण का निर्माण करती है, यानी बनाती है, करती है। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज का भी यूज़ हुआ था, तो मैं त्रिभुज को भी एक रिकैप करा देता हूँ। आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसके त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। चलो, कर लिया नोट? चलो, ठीक है। तो बच्चों, कोण को तो हमने परिभाषित कर दिया कि कोण होता क्या है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की, कि त्रिभुज क्या होता है। आप उसको ट्रायंगल भी कह सकते हैं। थोड़े इंग्लिश के वर्ड याद तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कॉमन वर्ड हैं बार बार यूज होते हैं। ठीक है बेटा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है बेटा? त्रिभुज क्या होता है? एक तीन भुजाओं की बंद आकृति को कहते हैं। ठीक है, यानी तीन भुजाओं की बंद आकृति होना भी जरूरी है। तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? तीन भुजाओं की बंद आकृति, बंद होना बहुत जरूरी है। तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कह लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें कि ये एक ABC हमारा त्रिभुज है, ABC, तो इसकी ये तीन भुजाएं, A से स्टार्ट करा B, फिर B से स्टार्ट करा C से A, तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं, और ये कोण है त्रिभुज के तीन। ठीक है, और जिन बिंदुओं पे दो रेखाएं आपस में मिलती है उन्हें हम शीर्ष बिंदु भी कहा जाता है। तो त्रिभुज के हमारे पास में तीन ही भुजा होती हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष बिंदु होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के पहला, या की लिख देते हैं इसे, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी है बेटा? ए से स्टार्ट करेंगे B, यानी पहली भुजा हो गई हमारी AB, कॉमा लगाया। दूसरी भुजा B से स्टार्ट करेंगे हम C, और तीसरी C से स्टार्ट करेंगे A। तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं। तीन कोण भी होते हैं। कौन कौन से कोण बेटा? कोण के लिए ये वाला चिन्ह प्रयोग करा जाता है, कोण A यानी ये वाला एंगल, कोण B, कोण C होते हैं। और जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो ये शीर्ष A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा C हो गया। तो ये तो एक जनरल बात है जो त्रिभुज के बारे में तुम्हें याद करनी है, कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष बिंदु, यानी तीन भुजा AB पहली, दूसरी BC और तीसरी CA। तीन कोण, पहला कोण A, दूसरा कोण B, फिर एंगल C, तीन शीर्ष बिंदु ABC। तो ये तो था हमारे त्रिभुज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर त्रिकोणमिति वाले में अधिकतर हम त्रिभुज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो त्रिभुज के बारे में स्टडी करने से पहले हमें त्रिभुज के बारे में ठीक प्रकार से जानना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है, ये तो पता चल गया। अब हम त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे करें, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जो छोटी क्लासेस होती हैं उनके अंदर हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का वर्गीकरण होता है दो आधार पर होता है, यानी हम दो तरीके से त्रिभुज को विभाजित करते हैं। पहला होता है हमारा कोणों के आधार पर, और दूसरा होता है हमारा भुजाओं के आधार पर। या हम पहला कह सकते हैं भुजाओं के आधार पर, या दूसरा हम कह सकते हैं कोणों के आधार पर। आइए हम त्रिभुजों के प्रकार को अध्ययन करते हैं। आप जब तक इसको नोट डाउन करो। चलो, हो गया? चलो, रब कर रहा हूँ। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का
वर्गीकरण, यानी इसे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल भी कहेंगे, वर्गीकरण। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण होता है बच्चा दो आधार पे होता है, ठीक है। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी हम इसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो बेटा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? तो पहला त्रिभुज होता है हमारा भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है बच्चे। इंग्लिश में आप याद करो या ना करो, लेकिन हिंदी में तो पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, देखो नाम में ही छुपा हुआ है, सम माने होता है बराबर, बाहु माने होता है भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप, भुजाओं की माप बराबर या समान होती है, बराबर या समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे, यानी इसमें सभी भुजा की माप बराबर है। अगर ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC, अगर इसकी भुजा की माप A है या 4 है, सबकी 4 होगी माप, और किसी की 5 है तो सबकी ही 5 होगी। तो यहाँ मैंने A ले लिया है, तो इस भुजा का माप भी A, इस भुजा का भी माप A है, या तो ये A सेंटीमीटर, ये भी A सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अगर सभी भुजाओं की माप बराबर होती है किसी त्रिभुज में, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे ट्रायंगल है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में एक खास बात और होती है, उनके प्रत्येक कोण की जो माप होती है वो 60 डिग्री होती है। तो ये भी तुम्हारे को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चाहे इस केस में देख लो, सभी भुजाओं की माप कितनी होगी, इसमें 3 सेंटीमीटर है, तो कोणों की माप कितनी है, मान लो इसका नाम है PQR, तो सभी कोणों की माप 60 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुजों को जिसमें सभी कोणों की माप बराबर होती है उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए दूसरे त्रिभुज का जो प्रकार होती है भुजाओं के आधार पर, वो होती है हमारी सम द्विबाही, यानी समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चे? समद्वि बाहु त्रिभुज को हम ठीक है ना, आइसोसेलस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं ट्रायंगल के लिए मैं सिर्फ सिंबल बना देता हूँ। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? यानी जो समद्वि बाहु त्रिभुज है, आप फिर नाम में जाइए, सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाओं की माप बराबर होती है उसे हम समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम कैसे परिभाषा लिख सकते हैं? वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की माप समान या बराबर होती है, ठीक है, होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बच्चों। समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, ये रहा, ये एक ट्रायंगल है, मान लो A और इसके दूसरे शीर्ष का नाम B और ये 3। अगर ये A है और ये भी A है तो ये डिफर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं नंबर में लूँ, अगर मान लो इस त्रिभुज की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये मान लेते 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक तरीके से हमारा समद्वि बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाओं की माप बराबर है। हम उसको चिन्ह से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो आपको समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी मिली होगी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा जो वर्गीकरण होता है भुजाओं के आधार पर, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है?
विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के लिए मैं साइन बना रहा हूँ। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? ठीक है, एक स्केलेन यानी जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, वो होती है हमारा एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, वह त्रिभुज जिसमें, ठीक है ना, सभी भुजाओं की माप भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, अलग होती हैं, उसे विषमबाहु कहते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे यहां देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, यानी इसका एग्जाम्पल है विषमबाहु त्रिभुज का। यानी ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6, मतलब तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह के त्रिभुज जिनमें सभी भुजाओं की माप अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के बारे में जानकारी मिली होगी। भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज का पहले समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाओं की माप बराबर, और विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है। आप इसको नोट डाउन कर देते हैं। चलिए नोट डाउन करो। चलिए, हो गया। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज का दूसरा वर्गीकरण, यानी त्रिभुज का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है उनके कोणों के आधार पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी वर्गीकरण में से एक त्रिभुज को स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, तो इसमें वो त्रिभुज है, वैसे आपको पता ही होगा समकोण त्रिभुज है, लेकिन वो किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा कोणों के आधार पर। तो यानी यहां हम लिख सकते हैं कोणों के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण क्या होता है? कोणों के आधार पर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं पूरा ही मिटा देता हूं। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुज यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यानी कोणों के आधार का मतलब है कि हम कोणों के हिसाब से कैसे त्रिभुजों को बांटेंगे अलग अलग भागों। ठीक है, तो पहला त्रिभुज जो होता है, सबसे पहला जो त्रिभुज होता है कोणों के आधार पर, वो होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल, ये ट्रायंगल के लिए मैं साइन बना देता हूं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है जिसमें प्रत्येक कोण की माप जो होती है वो न्यून होती है, न्यून कोण होती है, मतलब 90 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है, जैसे बताते हैं, वह कोण, पहले परिभाषा में, वह कोण जिसमें प्रत्येक कोण की माप न्यून कोण होती है, न्यून होती है। ठीक है, न्यून होती है, अर्थात 90 डिग्री से छोटी या कम बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं, वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण की माप न्यून होती है। न्यून का मतलब हो गया 90 डिग्री से छोटी। यानी ये देखिएगा बेटा, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक कोण की माप को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा 50 डिग्री, और ये है हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा 70 डिग्री है। देखो 50 और 60 हो गए 110, 110 और 70 हो गए हमारे 180। यानी इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। लेकिन आप सभी कोणों को देखो, सभी कोण 90 से छोटे हैं, 50 भी 90 से छोटा है, 70 भी, और 60 भी 90 से छोटा है। तो अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें सभी कोणों की माप न्यून है यानी 90 से छोटी है,
तो हम उसे कह सकते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज है। अब दूसरा त्रिभुज क्या होता है बेटा? दूसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को हम ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के लिए साइन है, ठीक है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एक ऐसा ट्रायंगल होता है, यानी एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण की माप क्या होती है? अधिक होती है, यानी एक ही कोण होगा जो 90 से बड़ा होगा। ये मतलब ना सारे कोण होंगे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो अगर दो कोण ही 90 से बड़े हो गए तो 180 को क्रॉस कर जाएंगे, और जो हमारी त्रिभुज के जो कोण योग गुण है उसको तो पूरा ही नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत सोचना कि सभी कोणों की माप 90 से बड़ी होती है, गलत है। सिर्फ एक कोण की माप क्या होती है? 90 से बड़ी होगी, उसे अधिक कोण कहेंगे, ठीक है ना। यानी वह त्रिभुज, यहाँ मैंने ऊपर वाली परिभाषा में गलत लिख दिया, वह त्रिभुज लिखना था मेरे को, वह त्रिभुज लिखना था बेटा, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप अधिक, अर्थात 90 डिग्री से बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ी होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं 100 डिग्री का एंगल है और ये 50 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। अब देखो तीनों कोणों का योग तो 180 है, लेकिन इसमें एक कोण यानी जो एंगल A है उसकी माप कितनी है? 100 डिग्री है, जो 90 से बड़ा है। तो अगर इस तरह के त्रिभुज है तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब इसका जो लास्ट त्रिभुज होता है कोणों के आधार पर, वो होता है समकोण। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इतने नोट डाउन करो, फिर मैं उसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। तो लास्ट जो त्रिभुज होता है हमारा कोणों के आधार पर, वो होता है समकोण त्रिभुज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर होने वाला है। तो हम पढ़ते हैं तीसरा वर्गीकरण जो है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है बेटा। ये क्या होता है? ये उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक कोण की माप सही 90 डिग्री की होती है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप सही 90 डिग्री है, उसी को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप सही 90 डिग्री, 90 डिग्री को समकोण भी कहते हैं, होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये A और ये B और ये C, यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये मान लेते कोई भी न्यून कोण है थीटा। थीटा क्या है बेटा? थीटा जिस प्रकार से हम अज्ञात राशि को, जैसे संख्याओं को हम या आयु को हम XYZ से दिखाते हैं ना, इसी प्रकार अज्ञात कोण को हम किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये न्यून कोण ही है हमारा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण की माप सी क्या होती है? सही 90 डिग्री की होती है। अब एक चीज़ ध्यान करना, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी, यहां लिख देता हूं मैं, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है बेटा। समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब ये जानकारियाँ क्या है बेटा?
पहली जानकारी देख लो बेटा, समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो 90 के बिल्कुल सामने होती है, ठीक सामने वाली भुजा, यानी ये मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ मान लेते हैं ए, ये हमारा बी है पॉइंट और ये सी है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री है वो बी एंगल पे है, तो मान लेते हैं ये अज्ञात न्यून कोण क्या है, थीटा है। तो 90 के बिल्कुल ठीक सामने वाली भुजा का नाम रखा जाता है कर्ण, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनियस भी कहते हैं, इसलिए हम एच से दिखा देते हैं इसे, ठीक है। और इस वाली साइड में जिसमें हमारा ये न्यून कोण, जिसको हम मापन के लिए ले रहे हैं, न्यून कोण 90 डिग्री, जो दोनों जिस लाइन में हैं जिसको मापने जा रहे हैं और 90 डिग्री, उस भुजा को हम नाम देते हैं आधार। और ये वाली भुजा जो बची है वो हो गई लंब होती है। आधार और लंब आपस में बदले जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि हम जो न्यून कोण का मापन ले रहे हैं वो 90 के सामने इस वाले को ले रहे हैं या इसको। अगर हम इस वाले को मापन लेंगे 90 के, तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलता बिल्कुल भी, ठीक है। तो कर्ण हो गया। एक तो बात ये याद रखनी है कि 90 के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, बिल्कुल कर्ण होती है, और जिसमें कोण मापने वाला कोण और जो 90 डिग्री वो एक लाइन में होते हैं जिस रेखा में, उसे हम आधार कहते हैं। तो बची हुई भुजा को हम लंब कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वैसे त्रिभुज वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा इसे, और आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, या हम उसे पाइथागोरस गुण के नाम से भी जाते हैं। उन्होंने कहा था, ये गणितज्ञ थे, इन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है बेटा, कर्ण यानी जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसका जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए, अगर हमने कर्ण को h से दिखाया है, ठीक है, तो h का जो वर्ग हो जाएगा वो आधार यानी b के वर्ग के बराबर प्लस लंब यानी p के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर के अंदर b² प्लस p² लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कर्ण जो होता है एक भुजा होती है, और भुजा जो होती है वहाँ से हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसे। ये तो हो गया तुम्हारा कर्ण निकालने के लिए। और अगर मान लो तुम्हारे को आधार निकालना पड़े तो आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो अपन आधार निकालना है तो इसको यहाँ रखोगे, बाकी इसको माइनस में से कर दोगे। तो अगर तुम्हें आधार निकालना है तो आधार जो आ जाएगा हमारा b इक्वल टू हो जाएगा अंडर के अंदर, ये हो जाएगा h का वर्ग माइनस किसका वर्ग आ जाएगा, p का वर्ग आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आधार निकालने के लिए। और अगर तुम्हारे को निकालना है लंब निकालना है तो आप क्या करोगे, लंब निकालने के लिए क्या करोगे, यानी इस कर्ण में से ही आधार को माइनस कर दोगे तो ये लंब आ जाएगा। अब बच्चों इनको बड़े ध्यान से फॉर्मूले को ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ये इन्हीं का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। यानी अगर तुम्हें कर्ण को निकालना है तो कर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग का अंडर निकालना है। और अगर तुम्हें आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को हटा दो, और अगर तुम्हें लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देना है तुम्हारे को, ठीक है। तो ये तो जानकारी आपको रखनी है। समकोण त्रिभुज है क्या, यानी वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री होती है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जो होती है। फिर जो जहाँ पे हम जिस कोण का मापन करने जा रहे हैं वो कोण 90 जिस रेखा में होते हैं उसे हम आधार लेते हैं। अगर हम इसका मापन करने जा रहे हैं तो इसे आधार लेंगे, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय या गुण क्या होता है, वो कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर। मैंने यहाँ कर्ण को h से दिखाया, h मतलब हाइट नहीं है बेटा, अंग्रेजी में कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसलिए कर्ण को मैंने h से दिखाया है। और आधार को बेस कहा जाता है तो इसलिए मैंने उसको b से दिखाया है। और परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है, इसलिए मैंने उसको p से दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लो अच्छी तरीके से, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नोट डाउन करो इसे, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा त्रिकोणमिति में हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने। तो मैं पहले अनुपात के बारे में समझाना चाहता हूँ आपको कि भाई अनुपात होता क्या है। बच्चे जैसे ही अनुपात को देखते हैं, अनुपात यानी जो रेशो जो टर्म आती है, वो क्वेश्चन वो कर रहा सोचते कि थोड़ा टफ होगा, वैसे टफ होता ही नहीं है, हर बच्चा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी लगता है बच्चों को। तो मैं पहले अनुपात के बारे में बता देता हूँ, अनुपात होता क्या है।
अनुपात, जिसे अंग्रेजी में हम रेशो भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, रेशो या अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा, दो संख्या या नंबरों की तुलना करना भाग के द्वारा। यानी अगर हमें दो नंबरों की तुलना करनी है या किसी भी राशियों की तुलना करनी है भाग के संक्रिया के द्वारा, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात का मतलब, अनुपात का अर्थ भाग संक्रिया द्वारा, यानी भाग ऑपरेशन द्वारा, भाग द्वारा राशि या संख्याओं की तुलना होती है, संख्याओं की तुलना होती है। ठीक है, देखो बच्चों, अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं, इसको समझाने के लिए मैं करता हूं। मान लो मोहन नाम का एक व्यक्ति है हमारे पास में। ठीक है, मोहन को मैं एब्रीविएशन में शॉर्ट में एम से लिखा दूँ। उस व्यक्ति के पास में 80 रुपये। ठीक है बच्चों, मोहन नाम के व्यक्ति के पास में कितने रुपए हैं, 80 रुपये हैं। मान लेते हैं एक दूसरी लड़की है, एक लड़का है हमारे पास में मोहन, और दूसरी है हमारे पास में लड़की जिसका नाम है सुनीता। उसके पास में जो रुपए हैं वो 60 रुपये। ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट में ऐसे किया। अब तुमसे बोला जाता है कि मोहन के राशि यानी रुपए का सुनीता के रुपए में क्या अनुपात है, तो आप लिखोगे ऊपर जो पहले नाम बोला जाता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इनके रुपए को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 80 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 20, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 20। आप ये चीज़ नोट करो, जो 20 है वो इन दोनों का यानी 80 और 60 का सबसे बड़ा गुणनखंड है, जिसे हम HCF के नाम से भी कहते हैं। अगर मैं इस गुणनखंड को काट दूं तो हमारे पास में जो राशि बचेगी 4/3 बचेगी। हम इसी को कह सकते हैं कि मोहन और सुनीता की जो राशि का यानी रुपए का अनुपात है वो 4:3 है बच्चे। अनुपात समझ में आया आपको बच्चों? अनुपात का मतलब होता है जो भी सबसे बड़ा कॉमन यानी HCF उसको हमने भाग कर दिया, तुलना से हटा दिया। लेकिन अगर हमारे को वापिस ही मोहन के और सुनीता के एग्जैक्टली जो रुपए हैं उस पर जाना पड़ेगा, तो जो हमने सबसे बड़ा कॉमन यानी HCF काटा था उसको हम x मान लेते हैं। तो माना सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड था हमारा, सार मतलब जो कॉमन है, गुणनखंड हमने x मान लिया। तो जो मोहन के जो रुपए थे ना वो उसके अनुपात से गुणा करो, 4 और x हो गया, और जो सुनीता के रुपए होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3x। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, यहाँ 20 थी, तो 20 रखेंगे, 4 गुणा 20 तो 80 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 3 गुणा x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम गुणा में x ले लेते हैं, क्योंकि जो हमने x काट दिया था सबसे बड़ा HCF उसको वापस लेके आना पड़ता है। ठीक, स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में।